तो मैंने जेई दिया था। जेई के टाइम उतना अच्छा रैंक नहीं आया था मेरा। तो अच्छा कॉलेज नहीं मिला। फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, फिर सेकंड ईयर में क्या किया? तो फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ था, फर्स्ट ईयर में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फर्स्ट सेम तो ऐसे ही गुजर गया था कि ऊपर से क्या हो रहा है वही पता नहीं चल रहा था। एक जस्ट सिंपल प्रोग्राम था कि स्वैप टू नंबर्स। हाँ, वही मुझे नहीं आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो अगर कोई तैयारी करना चाहता है एमसीए की आफ्टर डूइंग बीसीए या बीएससी, तो उसको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और क्या सिलेबस होता है इसका? देखिए, एमसीए एग्जाम में मेनली फोकस रहता है मैथ्स के ऊपर और बाकी थोड़ा सा रहता है इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा, एक बार ना मैं दोबारा से जा करके बीसीए और बीएससी के लिए पूछना चाहता हूँ कि उसमें कौन सी कंपनीज ओपन होती हैं, इफ़ यू हैव दैट नॉलेज, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ओपन नहीं होती हैं उसके बाद। फिर एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि एमसीए करने के बाद ऑप्शंस हैं आपके पास अच्छे सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुल जाती है, लगभग मिल जाता है। हाँ। और अभी वो इंडिया में टाइम नहीं है कि कंपनीज आपको बोलेगा कि आपको बीटेक करना ही है, आपको एमटेक करना ही है। ठीक है, और मुझे एक बार ये बता दीजिए, डीएसए आपने किस लेवल तक किया था? सेगमेंटरी वगैरह तक किया था या फिर ग्राफ, डीपी, ये सब? नहीं, एडवांस लेवल तक नहीं किया था। कौन से लेवल तक किया था वो बताना। अमेज़न के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। उसमें भी फर्स्ट वाज द ऑनलाइन असेसमेंट। हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट में किस तरीके के क्वेश्चंस थे, क्या फॉर्मेट था उसका, याद है? हाय एवरीवन, तो यार आज की पॉडकास्ट में हम लोग बीसीए और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। आज मेरे साथ रौनक हैं। रौनक ने बीएससी किया हुआ है और बीसीए बीएससी की जर्नी लगभग सेम रहती है, 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम मिलती हैं। एंड नाउ ही इज़ प्लेस्ड एट अमेज़न एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पूरी जर्नी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे हो रौनक? सब बढ़िया, आप बोलिए। मैं भी बढ़िया। सबसे पहले तो यार हमें ये बताइए आप कि आपने बीएससी क्यों चूज़ किया? बीएससी चूज करने का एक रीज़न अलग है। बीएससी कंप्यूटर साइंस कोई नहीं लेता है उस टाइम पे। तो मैंने जेई दिया था। जेई के टाइम उतना अच्छा रैंक नहीं आया था मेरा। तो अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो सोचा कि चलो मैथ्स टीचर बन जाता है। मेरा मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम देने गए, मैथ्स में वेटिंग लिस्ट में आ गए। हाँ। और कंप्यूटर साइंस मिल गया सेम कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज भी अच्छा था। सब लोग बोल दिया कि चलो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ लो और मैथ्स में अगर मिल जाए तो तब चेंज कर लेना। बट लक काम नहीं किया, मैथ्स मिला नहीं और कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगे। तो वैसे ही। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था आपको पहले से? कंप्यूटर साइंस फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता भी नहीं था ऐसा सब्जेक्ट होता है कुछ। अच्छा, कंप्यूटर सिर्फ मैं गेम खेलने के लिए यूज़ करता था और कुछ नहीं। अच्छा। तो जब आपने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया, 3 साल का कोर्स है, तो उसका थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, फिर सेकंड ईयर में क्या किया? तो फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ था, फर्स्ट ईयर में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फर्स्ट सेम तो ऐसे ही गुजर गया था कि ऊपर से क्या हो रहा है वही पता नहीं चल रहा था। तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में ही था सी लैंग्वेज। अच्छा, तो एक जस्ट सिंपल प्रोग्राम था कि स्वैप टू नंबर्स। हाँ, वही मुझे नहीं आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है एक्चुअली। सही बात। तो यही हुआ था फर्स्ट सेम, ऐसे ही निकल गया। सेकंड सेम में टीचर वगैरह कैसे थे, मतलब वो समझा पा रहे थे आपको कोडिंग? हाँ, टीचर्स वगैरह देखिए, बीएससी में क्या होता है, ज़्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज वो लोग देते हैं। ठीक है, तो टीचर्स भी ऐसे ही थे कि थियोरेटिकल ज़्यादा पढ़ाते थे, लेकिन लैब में उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं देते। वैसे मैं आपको सही बताऊं तो बीटेक में भी यही होता है, थ्योरी ही पढ़ाई जाती है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो आप, थ्योरी पढ़ाई जाती है। बाकी कोडिंग तो हम खुद करते हैं। हमारे कॉलेज में क्या होता है ना, कोडिंग का कल्चर होता है। ओके, हाँ, कि सीनियर्स करते हुए आ रहे हैं तो सीनियर्स ने हमें बता दिया ये चीज़ करनी है, कंपैरेटिव कोडिंग करनी है, तो हम भी करने लगते हैं, वरना हमें तो पता ही नहीं चलेगा। मतलब जब स्टार्टिंग में मैं जब कॉलेज में आया था ना, तो मैं भी ये सोच के आया था कि अच्छे से क्लास में बैठ के पढ़ूंगा और बढ़िया प्लेसमेंट लग जाएगी, लेकिन 2 दिन में पता चल गया था कि ये नहीं होने वाला। खुद से करना पड़ेगा। सो कोडिंग कल्चर कैसा था आपके कॉलेज का? कोडिंग कल्चर कुछ ऐसा नहीं था। कोडिंग कल्चर वहाँ पे क्या था, ज़्यादातर सीनियर्स ऐसा ही सोचते थे कि बीएससी के बाद एमएससी करना है और उसके बाद पीएचडी करना है। अच्छा, तो टीचिंग वाली लाइन में जाना है? टीचिंग लाइन में जाना है। ठीक है, तो उन लोगों को देख के मैं भी सोचा कि चलो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ गाइडेंस नहीं था। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, बट दे डजंट हैव द नॉलेज टू गाइड मी। करेक्ट। तो यही हुआ, सोचा कि ठीक है एमएससी करेंगे और पीएचडी करेंगे ऐसा। अच्छा, फिर कोडिंग कब स्टार्ट करी, कौन से सेमेस्टर में? तो ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त था वहाँ पे सेम बैच पे,
तो उसका थोड़ा सा नॉलेज था वेब प्रोग्रामिंग में। अच्छा। ओके, तो उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ। वो दिखा रहा था कि ये देख ऐसे वेबसाइट चल रहा है, ये देख ऐसे ऐप्स चल रहा है। तो अच्छा। उसको देख के मुझे लगा कि ओ ये ऐसे होता है एक्चुअली। हाँ। जो मैं यूज करता हूँ वो ऐसे, जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं yes, उसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसको देख के थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ, वेब प्रोग्रामिंग सीखने लगा, HTML सीखा। कौन सी प्रोग्रामिंग? वेब प्रोग्रामिंग, ठीक है। HTML सीखा थोड़ा सा, CSS सीखा, बहुत अच्छा लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो विलेज है वो विलेज एक्चुअली टूरिस्ट स्पॉट है। अच्छा, तो कौन सा विलेज है? इसका नाम है बॉक्रेश्वर। अच्छा। तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, 7 हॉट स्प्रिंग है। अच्छा अच्छा। तो लोग घूमने आते हैं विंटर्स में। तो इसका मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया। अच्छा। ताकि जो लोग घूमने आ रहे हैं वो लोग देख सके पहले से ही कि कहाँ कहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स है, क्या मिल सकता है यहाँ पे। अच्छा। तो ऐसे ही तो ये मतलब आपका जो होम टाउन था, आपने उसको मतलब दिमाग में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया था। नाइस नाइस। ये आपने बीएससी के टाइम पे किया? हाँ, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में किया ये सारी चीज़ें सीख के, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कोई फ्रेमवर्क भी सीखा था? नहीं, कोई फ्रेमवर्क सिंपल सिंपल। तब रिएक्ट का कोई आइडिया ही नहीं था। ठीक है ठीक है। तो तभी बोला जाता है कि आपके ना अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनसे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। अगर आपको वो दोस्त नहीं मिला होता तो आप एक्सप्लोर भी नहीं करते। वही ऑब्वियसली। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Cryo.do। Cryo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे। देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स। सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है। और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं। तो ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकेंड जो लोग अपना नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं। तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। सेकंड, यहाँ पर आपके वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू। और तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके थ्रू। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का, डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या एक्सपीरियंस था। अब हमें प्लेसमेंट के बारे में बताइए, क्या प्लेसमेंट सिनेरियो था उस कॉलेज का? देखिए, BSc के बाद उस कॉलेज में प्लेसमेंट का कोई सिनेरियो नहीं आती कंपनी, एकदम भी नहीं। और मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि कहीं पे जाके ऑफ कैंपस में मुझे प्लेसमेंट लेना है ऐसा, क्योंकि प्लेसमेंट का मेरा मतलब नौकरी का था ही नहीं दिमाग में। हाँ, मुझे जाना था कि ठीक है चलो PhD करेंगे या फिर MTech करेंगे, कुछ जाके मतलब फर्दर स्टडी करना है मुझे और कुछ नहीं। ठीक है। आपने बोला MTech करेंगे, तो आप BSc या BCA के बाद डायरेक्ट MTech नहीं कर सकते हैं ना? BSc और BCA के बाद मतलब MTech करने के लिए आपको गेट देना पड़ेगा, और गेट देने के लिए आपको BTech का इक्विवेलेंट बनना पड़ेगा। BTech के इक्विवेलेंट बनना पड़ेगा, या तो फिर BTech करो, यस, या फिर MCA करो। BCA प्लस MCA, और मतलब आपको चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट एक चाहिए, आप अगर BSc या BCA कर रहे हो तो गेट देने के लिए। ठीक है, गॉट इट। तो आपने बेसिकली अपने फाइनल ईयर में ये सोचा कि आपको MTech देना है? यस। ठीक है, और उसकी तैयारी वगैरह आपने करना स्टार्ट कर दी? हाँ, उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ सीनियर्स को देखा, मतलब मेरा जो जस्ट रिसेंट सीनियर्स थे, वो लोग MCA किया और MCA में अच्छा कॉलेज मिल गया है, NIT। अच्छा। एक सीनियर को NIT वारंगल मिला था। ओके, तो वो सीनियर से मैंने थोड़ा बात किया तो लगा कि उसने बोला कि ऐसा कॉलेज में ऐसा प्लेसमेंट्स होता है, अच्छा नौकरी मिलता है, ये सब अच्छा जॉब्स मिलता है। अच्छा, तो उसको देख के लगा अरे यार ये तो एक हो सकता है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। आपको फाइनल ईयर में आके पता चला MCA के बारे में? वरना MCA के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो फिर आपने देखा होगा कौन से एग्जाम्स होते हैं, कौन से कॉलेजेस होते हैं, राइट? एक बार हमें उसका भी थोड़ा सा बताइए, जिसको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। कौन से एग्जाम दे सकते हैं हम? तो 6th सेम के बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया इसके लिए। तो उसके बाद पता चला बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा होता है कि जो खुद का MCA एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। ठीक है, वो Tier 3 कॉलेजेस हैं जो खुद का लेते हैं? नॉट Tier 3, Tier 2 भी हो सकता है, Tier 1 भी हो सकता है। अच्छा, 1 भी है? हाँ, ठीक है। एक होता है आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और एक होता है BHU जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है।
और बाकी होता है WB के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप अगर MCA वेस्ट बंगाल के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अगर MCA करना चाहते हो तो उसके लिए WB JEE कंडक्ट करता है एक एग्जाम जो है जेका JECA। अच्छा। हाँ, और एक होता है आप अगर कोई NIT में जाना चाहते हो MCA करने के लिए उसके होता है निमसेट। यस, ठीक है। तो निमसेट बेसिकली ऑल ओवर इंडिया हो गया। बाकी स्टेट के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग एग्जाम होता है। ठीक है, गॉट इट। सो बेसिकली ये 3-4 तरीके हैं जिनसे यू कैन बेसिकली गेट इनटू MCA। सो आपने जब ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए तो आपका एम क्या था, मतलब कौन से कॉलेज में जाना है? कॉलेज ऐसा चाहिए था जिसमें प्लेसमेंट अच्छा मिले बस। अच्छा, और NIT? कुछ NIT तो था ही, बट निमसेट दिया उसके बाद। निमसेट के लिए बहुत पढ़ाई किया था और जेका के लिए भी, जो वेस्ट बंगाल के लिए है। तो निमसेट में कॉलेज अच्छा नहीं मिला, रैंक अच्छा हुआ था बट कॉलेज अच्छा नहीं मिला, और उसमें फाइनेंशियली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। अच्छा। जेका में क्या हुआ कि अच्छा कॉलेज मिल गया एक मुझे कि वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज अच्छा है, तो इसमें मैंने MCA के लिए एडमिशन ले लिया। ठीक है। तो अगर कोई तैयारी करना चाहता है MCA की आफ्टर डूइंग BCA या BSc, तो उसको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और क्या सिलेबस होता है इसका? देखिए, MCA एग्जाम में मेनली फोकस रहता है मैथ्स के ऊपर, और बाकी थोड़ा सा रहता है इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा। ओके। और ये एग्जाम ऐसा है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस, मतलब BSc कंप्यूटर साइंस और BCA से ही लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं। MCA कोई एक फिजिक्स का भी बंदा कर सकता है। अच्छा। कोई एक मैथ्स का भी बंदा कर सकता है। जिसने ग्रेजुएशन करी है वो ये कर सकता है। यस, ग्रेट। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा फोकस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश पे है, एंड थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ग्रेट। सो फाइनली आपको जो कॉलेज मिला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉलेज भी अच्छा है, बट उसका प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था? प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत अच्छा है, बट वो है बीटेक के लिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी। यस। आप नाम सुना ही होगा। तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बट बीटेक के प्लेसमेंट में, मतलब जो भी हम लोग नाम सुनते हैं वो है बीटेक के लिए। अच्छा। कि अमेज़न में इतना मिला, माइक्रोसॉफ्ट में इतना मिला। आपको बैठने नहीं देते क्या? बैठने नहीं देता है वो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आपके कोऑर्डिनेटर जो होता है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा पुश कर रहा है कंपनीज को कि आपको एक्सेप्ट करने के लिए। सही बात है। मतलब हम इनफैक्ट बीटेक में भी ये है कि डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। जैसे मेरी सॉफ्टवेयर ब्रांच थी, किसी की सिविल ब्रांच है या मैकेनिकल ब्रांच है, तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं डिफरेंट ब्रांच के, वो पुश करते हैं कंपनी को कि हमारे भी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करो, इन्होंने भी कोडिंग की हुई है, अच्छी प्रोफाइल्स हैं। सो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये। प्लेसमेंट सिनेरियो पे आते हैं, ये भी पूछेंगे आपसे कौन सी कंपनीज ओपन होती हैं। एक बार ना मैं दोबारा से जा करके BCA और BSc के लिए पूछना चाहता हूँ कि उसमें कौन सी कंपनीज ओपन होती हैं, इफ़ यू हैव दैट नॉलेज। बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ओपन नहीं होती हैं उसके बाद, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वगैरह ओपन नहीं होती है, बट TCS में मैंने जाते हुए देखा है लोगों को। हाँ, ऐसा होता है कि BSc के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलता है ऐसा इंडस्ट्री में आने के लिए। ठीक है। BCA के बाद आपको TCS मिल सकता है, विप्रो मिल सकता है, ऐसे बहुत सारे MNCs मिल सकता है, क्योंकि देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज BSc होता है थियोरेटिकल पूरा। हाँ, BSc जो है वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, राइट? हाँ, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। और BCA क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। गॉट इट। इसीलिए आपको BCA करने के बाद सर्विस बेस्ड कंपनीज मिल सकती हैं। BSc करने के बाद इट इज बेटर दैट यू गो फॉर अ हायर एजुकेशन, राइट? इनफैक्ट लोग अगर BCA के बाद भी अगर MCA करते हैं तो उनको भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। द ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी इंटरेस्टेड, राइट? तो अभी हम, आपका 2 साल का कोर्स था ना MCA का? 3 साल का। 2 साल के भी कोर्स होते हैं? रिसेंटली अभी रूल चेंज हो गया है और वो MCA 2 साल का हो गया। गॉट इट। तो अभी आप अपनी 3 साल की जर्नी बताइए, आपको किस तरीके के लोग मिले और कब आपने कोडिंग DSA वगैरह कब स्टार्ट किया? तो DSA एक्चुअली मैंने पढ़ा ही था BSc में, नॉर्मल थ्योरी वाला। हाँ, नॉर्मल थ्योरी, बट उतना मुझे नॉलेज नहीं मिला था कि क्यों यूज़ करते हैं हम लोग ये सब। तो MCA में जब आया फर्स्ट सेम में, मैंने देखा कि करिकुलम जो है वो सेम टू सेम BSc की तरह ही है, जो मैंने वहाँ पे पढ़ा है यहाँ पे भी सेम है। बिल्कुल सेम। अच्छा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे मैथ्स का भी लोग आ सकता है, फिजिक्स का भी लोग आ सकता है। दोबारा से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो पूरा का पूरा एकदम जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस आप किसी को अगर नहीं भी पता है वो MCA कर सकता है। ओके।
तो फर्स्ट सेम में इसीलिए मुझे थोड़ा एडवांटेज मिल गया कि हाँ ठीक है, चलो मुझे कंप्यूटर साइंस पता है, अब मैं जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसमें मैं ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। तो फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में उतना ज़्यादा ये नहीं था कि फोकस नहीं था मेरा, चलो अच्छा कॉलेज मिल गया है, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, इसीलिए सोचा कि एंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद सेकेंड ईयर में जब आया तब सीनियर्स का देखा कि प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ। तब उन लोगों का देखा कि कैसा प्रेशर है, कैसा जॉब्स मिल रहा है। तो उस टाइम पे एक बाहर से कंपनी आया था योंग ऑप्टिक्स नाम का। अच्छा। तो उन लोगों ने 5 पीपल को हायर किया था MCA से। ठीक है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि भाई बाहर जा सकते हैं हम लोग। वो था ताइवान का कंपनी। अच्छा अच्छा, ताइवान का। कितना दे रहे थे? आई गेस 13 पैकेज दे रहे थे। 13 पैकेज दे रहे थे। तो सुन के तो बहुत अच्छा लगा। जो मैं ड्रीम कर रहा था कि TCS का 3.6, वहाँ पे मुझे यहाँ पे 13 मिल रहा है। बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है। तो इसीलिए सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं अब। तो सीनियर्स से पूछा कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है प्लेसमेंट के लिए। तो उन लोगों ने बोला कि DSA का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ो अच्छे से। ठीक है। और कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी करो ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट में आपको टाइम लिमिट रहता है, उस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो इसीलिए बोला कि थोड़ा सा ऐसा भी करो कि प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा। तो उस टाइम पे ऐसा भी था कि सब्जेक्ट जो पढ़ रहा हूँ वहाँ पे भी DSA है, तो थियोरी वहाँ से ही पढ़ रहा हूँ क्लास में जाके, और घर में आके मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो देख रहा हूँ कि कोडिंग कैसे करता है ये सब। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने कोई प्लेटफॉर्म वगैरह चूज किए थे क्या? मेनली मैं यूज करता था Gigs, क्योंकि वहाँ पे आसानी से सब कुछ मिल जाता है। और एक है medium.com, क्योंकि medium पे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, एंड बहुत लोग वहाँ पे आके लिखते हैं, तो आपको बहुत सारा मतलब नॉलेज मिल जाएगा। ठीक। कि जहाँ से आपको पता चलेगा कि ठीक है इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे भी हो सकता है। गॉट इट। तो ये तो मतलब थ्योरी के लिए हो गया। आपने लीड कोड या हैकर रैंक, हैकर अर्थ कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया था? हाँ, पहले एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हैकर अर्थ कर, वो अच्छा है, और वो बहुत अच्छा भी दिखता था, वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली बहुत अच्छा दिखता था। हाँ। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन हैकर अर्थ में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि जो क्वेश्चंस एक स्टोरी के थोड़े बड़े होता है। हाँ, लेंथी क्वेश्चंस, और स्टोरी नॉट लाइक लीड कोड पे आपको जैसे लीड कोड पे डायरेक्ट लाइन होती है कि भाई इंप्लीमेंट बाइनरी सर्च ट्री या सीधा क्वेश्चन होता है। एंड बाकी प्लेटफॉर्म जैसे हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, उसमें स्टोरी के फॉर्म में होता है, वो बताएगा नहीं कि क्या इंप्लीमेंट करना है। आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा कि ओके यहाँ पे मैं स्टैक यूज कर सकता हूँ, करेक्ट, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि क्या कर रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गया था कि अरे नहीं यूज करते, तो छोड़ दिया। हाँ, ये सेकंड ईयर की बात है ना? ये सेकंड ईयर में चल रहा है ये सब। ठीक है ठीक है, होता है ऐसा यार, मतलब वो कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग कैटेगरी में आ जाते हैं फिर, जहाँ पर स्टोरी बना के दिए जा रहे हैं। लेकिन ना होता क्या है कि मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन एग्जाम्स में जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है अपना, वो स्टोरी के ही फॉर्म में क्वेश्चंस पूछते हैं ना। तो इसलिए अच्छा है कि अगर आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत बड़ा टेक्स्ट देखते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन है, कितना डिफिकल्ट है। और राइट, इंडस्ट्री में भी आके आपको ऐसा नहीं मिलता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है कि चलो मैक्स हिप बना दो, मीन हिप बना दो। आपको मिलता है कि एक रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम होगी, एंड देन आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये प्रॉब्लम एक हीप के थ्रू सॉल्व की जा सकती है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन आपको हीप इंप्लीमेंट करना है। वो सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में आ गए। थर्ड ईयर में प्लेसमेंट शुरू होने वाला था 5th सेम में। अच्छा। तो फर्स्ट कंपनी आया था TCS, और वो आया था TCS निंजा के लिए। तो ऑन कैंपस दिया। निंजा मतलब 3.6 LPA। हाँ, तो निंजा दिया एग्जाम, मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी भी नहीं थे, बहुत हार्ड भी नहीं थे, बट मीडियम लेवल के थे, बट आप कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें? DSA के होते हैं क्वेश्चंस या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स? जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स होता है, जैसे OS होता है, DBMS होता है, हाँ MCQ ये सब, और हर एक 15 मिनट का होता है, एक सेगमेंट में। अच्छा, हर एक सेक्शन 15 मिनट का होगा, उसमें कुछ MCQs होंगे, और सबका एक टाइम लिमिट रहता है, और लास्ट में रहता है एक क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग क्वेश्चन। एक कोडिंग क्वेश्चन है। अब उसकी लेवल, डिफिकल्टी लेवल आप इजी मान सकते हैं, लीड कोड इजी। ओके ओके, नाइस। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है उसमें कि TCS का जो प्लेटफॉर्म है वो
उतना अच्छा नहीं है कि एक स्पेस भी आप अगर दे दिए ना तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसका आंसर गलत है। अच्छा, ठीक है। सो आपका ये क्रैक हुआ था? हाँ, ये क्रैक हो गया था। TCS निंजा भी ऑफर मिल गया था, और वो भी मतलब प्लेसमेंट शुरू होने के 7 दिन में ही मिल गया था मुझे। तो क्या एक्सपीरियंस कैसा था? तो एक्सपीरियंस क्या था कि बहुत अच्छा लगा। पहले तो मतलब समझ में नहीं आया था कि मिल गया है। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि एंजॉय 2 दिन 3 दिन एंजॉय किया। उसके बाद मैंने पढ़ाई भी बंद कर दिया पूरा अच्छा। एकदम कि हो गया, बस हो गया, यही चाहिए था और नहीं चाहिए कुछ। ठीक है। और मैं भूल भी गया कि और भी अच्छा कंपनी आएगा और भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल सकता है। ठीक है, फिर कौन सी कंपनीज आई इसके बाद? तो उसके बाद आया था आपका गोल्डमैन सैक्स, अच्छा, अमेरिकन एक्सप्रेस, नाइस। अमेजोन भी आया था, और एमसी को बैठने दिया था। अमेजोन ही एक कंपनी था जो एमसी को एक्सेप्ट कर रहा था। जिन कंपनीज के आप नाम ले रहे हो ना, सबका पैकेज बहुत अच्छा है, सबका 20 LP से ऊपर है पैकेज। तो आपके दोस्तों का लगा फिर इसमें बाद में आपके बाद? हाँ, एक दोस्त को गोल्डमैन सैक्स में मिल गया था, और तब तो रियलिटी में आया कि चलो, पता चला कि मैंने क्यों रोक दी प्रिपरेशन अपनी। तब मतलब जब आपका रियलाइज होता है ना कि ये इट्स टू लेट देन, कि और नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे प्लेसमेंट सीजन खत्म होते रहा। और उस टाइम पे कोविड भी आ गया कि कोविड तो बंद हो गया सब कुछ, ऑफर रिवोक वगैरह भी होने लगा था। और उसी टाइम पे और एक स्टार्टअप आया जो लोग 8 LPA दे रहा था। 8 LPA, हाँ, बेंगलोर पे स्टार्टअप था। ठीक है। उसका नाम था लिव प्योर। अच्छा। तो उसके बाद जब मुझे गोल्डमैन सैक्स में नहीं मिला था, एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट में ही मैं फेल्ड हो गया था कि मिला नहीं था। तो तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा कोडिंग भी स्टार्ट कर दिया था। तो जब ये कंपनी आया था तब मिल गया, 4-5 राउंड हुए और सब अच्छा गया। लक भी हिट कर गया था उस दिन, तो मिल गया ये। ठीक है। चलो, 3.6 से आप 8 LP पे तो आए। अगर आप तैयारी कंटिन्यू रखते तो हो सकता है कि आपको अमेजोन उसी टाइम मिल जाता या फिर गोल्डमैन उसी टाइम मिल जाता। और उधर कोविड भी आ गया, तो उस टाइम पे कुछ कंपनीज जो यूएस बेस्ड है एक्चुअली, वो लोग ऑफर रिवोक करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टार्ट हो गया था। तो थोड़ा सा डर था कि ये भी मेरा ऑफर रिवोक कर देंगे कि नहीं। अच्छा, तो TCS को आपने मना कर दिया था जब तक? नहीं, TCS थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था ज्वाइनिंग, तो कोविड के लिए। ठीक है। तो मेरे पास वो ये नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आया था कि अभी तक, मतलब वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास था TCS आपके पास का। TCS भी था एंड वो स्टार्टअप भी था। ठीक है, फिर एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि MCA करने के बाद ऑप्शंस हैं आपके पास अच्छे। हाँ। सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुल जाती हैं लगभग मिल जाता है। हाँ। और अभी वो इंडिया में टाइम नहीं है कि कंपनीज आपको बोलेगा कि आपको बीटेक करना ही है, आपको एमटेक करना ही है। अभी धीरे धीरे मतलब इंडिया में भी वो अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। यस, इनफैक्ट MCA का जो करिकुलम है मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता था, बट यस द करिकुलम इज ऑल्सो गुड। आपको बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एंड वही सब्जेक्ट भी वही, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, OS। तो ये सारे सब्जेक्ट सेम बीटेक वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बीटेक वाली मिल जाती हैं आपको। द ओनली थिंग इज़ कि आपको 6 साल लग रहे हैं, एंड अभी अगर आप 2 साल वाला कोर्स करते हैं तो आपको 5 साल लग रहे हैं, राइट, विच इज़ ओके, विच आई थिंक इज ओके। 6 साल थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन अभी और भी अच्छा हो गया है 5 साल। 5 इज़ गुड। सो लाइक यही बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया हमें BCA करने के बाद क्या करना चाहिए, डायरेक्ट जॉब लेनी चाहिए या फिर हमें MCA करना चाहिए। तो देखो सिंपल आंसर है कि अगर आपको जॉब मिल रही है TCS वगैरह में कहीं, पहली बात तो सर्विस बेस में ही मिलेगी, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जॉब के साथ साथ तैयारी करके प्रोडक्ट बेस निकाल लोगे, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा सा और प्रेशर झेल करके एक और प्लेसमेंट सीजन में बैठ सकते हैं MCA करके, देन गो फॉर इट। आपको दोबारा से टाइम मिल जाएगा 2 साल का अच्छा खासा पढ़ने के लिए, चीज़ें तैयार करने के लिए, एंड देन यू कैन मेक द स्विच, राइट। अपने प्रिपरेशन का एक बार हमें बताएंगे कौन सी चीज़ें आपने करी और कहाँ से करी? प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था मेरा DSA ठीक ठाक लेवल पे था, थोड़ा रिवीजन करना पड़ा था सिर्फ, और कुछ नहीं, रिवीजन कर रहा था। और प्रैक्टिस के लिए मेरा एक दोस्त थी, तो दोस्त बोली कि चलो तुम लीड कोड कर लो, क्योंकि सब जगह पे लीड कोड बहुत चल रहा था। सब जगह मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि ये लीड कोड क्वेश्चन कर लो ये मिल जाएगा, ये लीड कोड क्वेश्चन कर लो ये मिल जाएगा। तो लीड कोड स्टार्ट किया, वहाँ पे देखा कि हाँ ये इंटरव्यू जैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और पैरेलली मैंने गिग्स में इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखना स्टार्ट किया। ठीक है।
तो पहले ही मैंने एक लिस्ट बना लिया था कि ये कंपनीज मुझे चाहिए। बताएंगे कौन सी कंपनीज थी लिस्ट में? ये तो बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन उसमें से 4-5 कंपनी बता दो टॉप की। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Kio.fit जो आपका फर्स्ट कंपनी था वो भी बहुत अच्छा कंपनी था, उबर, हाँ। ये तो लिस्ट में था। ठीक है, टॉप की अपनी कंपनीज बता दी। ठीक है, तो आप बेसिकली उन कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ रहे थे साथ साथ गीक्स और गीक्स से, और लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, और मुझे एक बार ये बता दीजिए, डीएसए आपने किस लेवल तक किया था? सेगमेंटरी वगैरह तक किया था या फिर ग्राफ, डीपी, ये सब? नहीं, एडवांस लेवल तक नहीं किया था। कौन से लेवल तक किया था एक बार वो बताना। जैसे कोई भी डीएसए का आप मान लीजिए, तो मैंने ग्राफ तक सब कुछ पढ़ लिया था, क्योंकि सेगमेंटरी या फिर कोई भी एडवांस लेवल क्वेश्चन जो डीएसए का होता है वो ज़्यादातर इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ग्राफ आपने पूरा किया था, सारे एल्गोरिदम्स जैसे प्रिम्स हो गया, डिक्स्ट्रास हो गया, क्रूस्कल्स हो गया, ये सब पढ़ लिया था। डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पहले तो समझ नहीं आता था कुछ, रिकर्सन उसके लिए समझना होता था। अब कहीं पे भी रिकर्सन पढ़ने जा रहा हूँ, सब समझाता है कि फिबोनाची कैसे करना है। हाँ, कोई अच्छा क्वेश्चन मतलब अच्छे तरीके से कोई समझा नहीं रहा था। तो वहाँ पे एक अच्छा बंदा मिला था यूट्यूब में, उसका नाम है आदित्य वर्मा। तो उसका एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हाँ प्लेलिस्ट अच्छा था। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, मतलब पहले से आपने डीपी नहीं करा हुआ था, अभी इस प्रिपरेशन के दौरान आपने डीपी किया। ठीक है, तो लगभग आपने सारे बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए, ट्रीज, डीपी, लिंक लिस्ट और ग्राफ वगैरह। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी किया था क्या डीएसए को छोड़ के? सिस्टम डिज़ाइन या कुछ प्रोजेक्ट वगैरह? सिस्टम डिज़ाइन के लिए जैसे मेरा 1.5 ईयर्स हो गया था उस टाइम तक, तो मेरा माइंड में ये भी था कि मैं SD1 के लिए दूँ या SD2 के लिए एग्जाम। ठीक है, तो अब SD1 के लिए तो मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए था। और SD2 के लिए सिस्टम डिज़ाइन एक मैंडेटरी था ज़्यादातर इंटरव्यूज में। करेक्ट, सही बात है। तो सिस्टम डिज़ाइन के लिए मैं पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ज़्यादातर मैं आर्टिकल्स या फिर कोई यूट्यूब वीडियोस देखता था। यूट्यूब वीडियोस में आपका गौरव सेन की वीडियोस आती हैं। सूडो कोड नाम का एक चैनल है, वो भी यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छा होता है। और बाकी बाइट गो एक होता है, वो भी सिस्टम डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है, और उसको छोड़ के मीडियम आर्टिकल्स, करेक्ट। ठीक है, तो यार आपका जो रिज्यूमे है वो हम सबको दिखा देंगे। ठीक है, आप अपना रिज्यूमे शेयर कर देना, कैसा बनाया था जब आपने इन सब कंपनीज में अप्लाई किया था, अमेजोन वगैरह में। बाकी मुझे ये और बताइए कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS, ये आपने पढ़ा था क्या इंटरव्यूज से पहले? फ्रैंकली बहुत बेसिक लेवल पे, क्योंकि उस टाइम पे जितना भी मैं एक्सपीरियंसेस देख रहा था, वहाँ पे ज़्यादातर लोग फोकस कर रहा था आपके डीएसए के ऊपर। हाँ, डीएसए के बिना इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो बेसिकली आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ने काफ़ी हेल्प करी, जो चीज़ें वहाँ पर बताते जा रहे थे अपने एक्सपीरियंस में, वो आप पढ़ते जा रहे थे। ग्रेट। अब यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अप्लाई कैसे करना है और कितनी कंपनीज में अप्लाई करना है? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, 2 कंपनी में अप्लाई किया एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट जबकि मैं एक काफ़ी अच्छे कॉलेज से भी पढ़ा हुआ था और मैं अच्छी कंपनी में भी काम कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन, कभी मेरे को रिप्लाई नहीं आया इन 2 कंपनीज़ का। सो हमें ज़रा उसके बारे में बताइए कि आपने कहाँ अप्लाई किया था एंड कहाँ से रिप्लाई आया आपके पास? जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैंने एक लिस्ट बना लिया था और उसमें टॉप कंपनीज भी जैसे नाम बताया मैंने, वो सब था। तो इस सब कंपनीज का लिंक्डइन पे एक मिल जाता था कि जॉब पोस्ट ये लोग जो डाला है वहाँ पे अप्लाई करता था, या फिर इन लोगों का जो कैरियर वेबसाइट होता था वहाँ पे जाके मैं अप्लाई करता था। और ऐसा हर दिन मैं 20-25 पोस्ट पे अप्लाई करते रहता था कि किसी से भी एक रिप्लाई आ जाए बस। हर दिन 20 से 25 कंपनीज में आप अप्लाई कर रहे हैं? करना ही होता था। याद कैसे रहता है कि कौन सी कंपनीज में आपने अप्लाई किया? इसके लिए जैसे याद करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन अगर रिप्लाई आता है कि आपने इस मेल के लिए, मतलब आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इंटरव्यू हुआ है, तो आपको याद तो करना होगा कि कौन सा टेक स्टैक के लिए आपने किया होगा। तो इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता था, उसका नाम था नोशन। अच्छा। तो नोशन में मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे पे सब कुछ लिख के रखता था कि हाँ इस दिन पे मैंने ये अप्लाई किया है, इस दिन पे मैंने ये अप्लाई किया है, इसका स्टेटस क्या है अभी। गॉट इट। तो यार किन कंपनी से आपके पास रिप्लाई आया? तो दिसंबर से जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तब तो किसी के पास से रिप्लाई आ ही नहीं रहा था। ये पूरा डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए कि किसी से भी तो रिप्लाई आ जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ, आई गेस जनवरी में ऐसा हुआ था, एक दिन गोल्डमैन सैक्स का एक रिक्रूटर थी, वो
ईमेल भेजी कि इफ यू वांट टू, लिंक्डइन पे, हाँ लिंक्डइन पे, कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब जस्ट अप्लाई इन दिस लिंक। गॉट इट। तो वो लिंक में मैंने जाके रिज्यूमे मेरा देके अप्लाई किया, और सेम डे पे या फिर नेक्स्ट डे आई गेस ऐसा हुआ था कि अमेजोन का भी रिक्रूटर एक ईमेल भेजी। तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि एक दिन में कि गोल्डमैन सैक्स का भी आ रहा है, अमेजोन का भी आ रहा है, और उस टाइम पे एक हड़बड़ी आ गया मेरे अंदर कि क्या करूँ अब। अच्छा, आपको रीजन पता चला इस चीज़ का? लिंक्डइन में आपने कुछ चेंज किया हो, कुछ अपडेट किया हो, या रिज्यूमे वगैरह कुछ चेंज किया हो? रिज्यूमे मैं हर दिन चेंज करते रहता था कुछ ना कुछ छोटा मोटा, क्योंकि रिज्यूमे बहुत मतलब फैक्टर होता है एक आपका शॉर्टलिस्ट होने के लिए, तो वो मैं चेंज करता रहता था। और एक चेंज किया था कि जो मेरा प्रोजेक्ट्स था या फिर जो भी डिटेल्स था मेरा काम का, वो मैं लिंक्डइन पे डाल दी थे। सो आप हमें डिटेल में बताइए, फिर आपका गोल्डमैन का भी शॉर्टलिस्टिंग हुआ एंड अमेजोन का भी शॉर्टलिस्टिंग हुआ, प्रोसेस साथ में स्टार्ट हुए दोनों के? हाँ, पैरेलली स्टार्ट हो गया था। गोल्डमैन का थोड़ा पहले हुआ था, अमेजोन का थोड़ा सा लेट से हुआ था, लेकिन दोनों का स्क्रीनिंग टेस्ट 1-2 दिन के डिफरेंस में ही मैंने दिया था। दोनों क्लियर हो गए थे? हाँ, दोनों ही क्लियर हो गया था। और उसके बाद से अमेजोन का थोड़ा लेट रिप्लाई था और गोल्डमैन सैक्स का थोड़ा जल्दी रिप्लाई था। ठीक है, अमेजोन पे भी चलते हैं, थोड़ा डिटेल में पूछेंगे अमेजोन के बारे में। गोल्डमैन का बताइए क्या हुआ था प्रोसेस में? तो गोल्डमैन के स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होने के बाद उन लोगों का एक डीएसए राउंड हुआ था। तो उस डीएसए राउंड में लीड कोड इजी क्वेश्चन था, हाँ, और 2 क्वेश्चंस था। ठीक है, तो वो भी क्लियर कर दिया था मैंने। उसके बाद 2 दिन बाद ही, वो लोग इतना जल्दी रिप्लाई दे रहा था कि 2 दिन बाद ही सेकेंड राउंड हो गया था शेड्यूल। तो सेकेंड राउंड में भी सेम लीड कोड एक इजी, लीड कोड मीडियम, एक क्वेश्चन, तो वो भी पास हो गया था। उसके बाद रिक्रूटर में शेड्यूल भी किया था थर्ड राउंड के लिए, वो लास्ट राउंड होने वाला था, बट उसके बाद से और कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ पे। घोस्ट कर दिया? घोस्ट हो गया तो शायद। अच्छा, फिर मतलब उसके बाद ये भी नहीं आया कि लाइक यू आर गोइंग फर्दर या फिर डिले कर रहे हैं प्रोसेस? नहीं, मैंने 2-3 बार कॉल भी किया था बट रिप्लाई नहीं है। अरे यार, चलो कोई बात नहीं, साथ साथ अमेजोन तो चल ही रहा था। हाँ, अमेजोन चल रहा था, इसीलिए थोड़ा सा हाँ सुकून था कि चलो ठीक है, कुछ तो चल रहा है। ठीक है। तो अमेजोन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। उसमें भी फर्स्ट वाज द ऑनलाइन असेसमेंट। हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट में किस तरीके के क्वेश्चंस थे, क्या फॉर्मेट था उसका, याद है? हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट पे ऐसा था, 2 क्वेश्चंस था। हाँ, और दोनों ही डीएसए क्वेश्चंस, एक लीड कोड इजी, एक लीड कोड मीडियम। ठीक है। और दोनों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी मुझे करना था, 2 अलग क्वेश्चन था उसके लिए। कि एक्सप्लेनेशन करना मतलब लिखना था उसको? हाँ, लिखना था कि आप क्या लॉजिक लगाए हो यहाँ पे। गॉट इट। ठीक है, मतलब एमसीक्यू वगैरह नहीं थे और ये सब फंडामेंटल्स वगैरह नहीं पूछे गए? 2 कोडिंग क्वेश्चंस और दोनों का एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन में ये भी आपको देना होता था कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और क्यों है। ठीक है, फिर काफी क्लीन था मतलब इंटरव्यू फर्स्ट राउंड। सिर्फ 2 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए एंड देन उनका एक्सप्लेनेशन, राइट? यस, सॉर्टेड। देन उसके बाद फिर कितने राउंड्स हुए? उसके बाद टोटल हुआ था 4 राउंड्स, और 4 राउंड्स में टाइम लगा आपका 1 मंथ अराउंड। 1 मंथ। हाँ। और हर एक राउंड आपका लगभग 1 घंटे का? हाँ, 1 घंटे का, एकदम 1 घंटे का। उन लोगों का टाइम लिमिट ही होता है 1 घंटे का। ठीक है, तो इन 4 राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, तो इन 4 राउंड में फर्स्ट राउंड मतलब ओए के बाद जो राउंड था, फर्स्ट राउंड, वो भी डीएसए का ही था। ठीक है। और डीएसए में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और दोनों ही था लीड कोड इजी का। ओके, नाइस। बट जो इंटरव्यू था तो वो सबका एकदम क्रिस्प एक्सप्लेनेशन मांग रहा था सबके लिए। ठीक है। एंड कोड भी कर पाया था आपसे वो सेम? हाँ, स्यूडो कोड ओनली। स्यूडो कोड, हाँ। ऑलराइट। देन सेकंड राउंड में वो भी डीएसए का क्वेश्चन था, बट इम्प्लीमेंटेशन टाइप, जैसे लीड कोड में होता है कि डिजाइन ए हैश मैप। हाँ, डिजाइन टाइप का क्वेश्चन। हाँ, डिजाइन ए टिक टैक टो गेम, ऐसा क्वेश्चन। तो उसके लिए भी लीड कोड मीडियम क्वेश्चन था वो, और एक ही क्वेश्चन वो। ठीक है। और पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था, और उसमें थोड़ा सा डेप्थ में भी गया था क्योंकि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हुआ था। वो राउंड में ही एक राउंड था जिसमें मुझे लगा था कि अब बाहर निकल जाएंगे। हाँ, कुछ हो सकता है कि इसके लिए मेरा नेगेटिव रिस्पॉन्स आए। ठीक है। देन थर्ड राउंड पे 1-2 क्वेश्चन सेम पैटर्न, डीएसए का एक क्वेश्चन, और एक था लीड कोड मीडियम, एक था लीड कोड हार्ड। अच्छा, तो सेम पैटर्न था। और जो लास्ट राउंड था मैनेजरियल राउंड, ये राउंड पे एक लीड कोड इजी क्वेश्चन, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक लीड कोड इजी और मीडियम, और उसके साथ आपका जो
प्रोजेक्ट्स किया है आपने, हाँ, पुरानी कंपनी में कॉलेज में, या फिर कॉलेज में आप अगर फ्रेशर हो तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ग्रेट। और उसके साथ अमेजोन में एक होता है लीडरशिप प्रिंसिपल। अच्छा। इसके ऊपर वो मतलब अमेजोन बहुत फोकस देता है। तो मतलब आप अगर सर्च करेंगे लीडरशिप प्रिंसिपल गूगल में जाके तो 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है, आपको मिल जाएगा। वो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि कोई भी अगर आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे बोलना होगा कि वो लीडरशिप प्रिंसिपल को लेके उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए वो प्रिंसिपल्स। ऑल्दो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछे जाएंगे वो प्रिंसिपल्स, बट मैनेजरियल राउंड में जो आपके आंसर्स होंगे उनमें आपको इस तरीके से आंसर करना है कि वो प्रिंसिपल्स दिखे आपके अंदर। नाइस, ठीक है। सो फिर फाइनली इसके बाद ऑफर, राइट? इसके बाद ऑफर कैसा लगा ऑफर लेके? तो ऑफर में भी एक इंसिडेंट हुआ था कि 7 दिन तक मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया था। अच्छा, तो मैंने घबरा गए हो गया? हाँ, पूरा एकदम कि क्या होगा। अमेजोन था और उस टाइम पे मैंने अप्लाई भी करना बंद कर दिया था एकदम। अच्छा। क्योंकि पूरा फोकस करना था मुझे। ठीक है। तो रिक्रूटर को कॉल किया मैंने, तो बोला कि आ जाएगा रिजल्ट, मैं अभी बता नहीं सकता। अच्छा। तो मैं तब ऑफिस में था और शाम को 5 बजे के अराउंड मुझे कॉल आया और बोला कि मैं अमेजोन से हूँ, आपको ऑफर मिल गया है। मैं तो उसको थैंक यू बोलना भी भूल गया था कि मुझे थैंक यू भी बोलना है। मैं चुप था। उसके बाद मैंने बोला ओके, क्या करना होगा इसके बाद? बोला कि ये करना है, ये प्रोसीड्योर है। तो उसके बाद से फर्दर प्रोसीड्योर। गॉड, फिर मम्मी को फ़ोन करके बताया घर में जाके फ़ोन किया, बोला कि ये मिल गया है। तो घर में पहले मैंने बताया ही नहीं था कि मैंने प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं अगर बता दूंगा तो वो लोग ज़्यादा टेंस हो जाएंगे मेरे से। सही बात है। तो इसीलिए जस्ट खुशी का बात ही बताया था मैंने घर में। नाइस, ग्रेट। यार कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर द ऑफर। बाकी यार ऑफर मिलने के बाद कुछ नेगोशिएट किया आपने उनसे, जो ऑफर आपको दिया गया था उस पर? एक ही कंपनी था अमेजोन जो 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड के लिए एक्सेप्ट कर रहा था। तो बेसिकली पुरानी वाली कंपनीज में आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड था, सर्व करना था, और इसको अमेजोन एक्सेप्ट कर रहा था। हाँ। तो आप नेगोशिएट नहीं किया? तो मैंने नेगोशिएट करना। बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट यार, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। बहुत कुछ जानने को मिला। एंड आई होप जो लोग भी यहाँ पर BCA BSc कर रहे होंगे उनको भी एक अच्छा पाथ मिला होगा कि आपको क्या करना चाहिए। टाइम आपके पास बहुत है, आपको उसको सही से यूटिलाइज करना है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द पॉडकास्ट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।